लड़की बुरखे में रहती हो, जिसे बाहर निकलने की इजाजत नहीं हो, जिसे लड़के को देखने तक की इजाजत नहीं हो, वो ठेला लगाएगी। 7 बजे से रात तक 1 बज जाता था घर तक ठेला ले जाने में। उस दौरान खाना भी नहीं मिलना ढंग से। पापा को रिश्तेदारों ने भी बोला कि आप राशन कार्ड से नाम हटा दो, क्योंकि ये आपकी लड़की बहुत बदनामी कर रही है, एक ठेला चला रही है। बट हेल्प करना था, पापा की हेल्प करना था, फैमिली का। अगर भाई बड़ा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट नहीं, रोना आ गया, कंट्रोल करूंगी, सॉरी। एक ऐसा परिवार जिसमें बहुत सारी बहनें हो, भाई हो, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसमें इतनी सारी बहनें होने के बाद एक पिता कमाता हो, यानी सिर्फ एक कमाने वाले मेरे पापा हो। बाहर निकलने की इजाजत नहीं हो, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये नहीं करना है, सिर्फ घर में रहना है। और उसी में मुझे पढ़ाई भी कंप्लीट करना था। ये कहानी में शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एक बुरखे में रहने वाली लड़की आज आपके सामने इस पोजीशन पे खड़ी हुई है, इस मंच पे खड़ी हुई है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ तक पहुँचने में मेरा कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल है, वो सब स्टोरी में आप आज जानेंगे। नमस्कार, मैं रूबी, एक मुरादाबाद शहर से, जिसमें एक छोटा कस्बा है सिरसी में, वहाँ की रहने वाली हूँ। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि मैं एक सिरसी शहर के छोटे से कस्बे में, सिरसी शहर नहीं है, मुरादाबाद शहर के एक सिरसी कस्बे की रहने वाली हूँ, जिसमें मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। सिर्फ मेरे पापा कमाने वाले थे, उसमें हमारी कोई भी बहन कमाने वाली नहीं थी। क्योंकि मैं बुर्का पहनती हूँ। हमारे यहाँ मोमडन में बुर्का, आपको भी पता है, अलाउ होता है, उसके बिना हमें निकलना मना है, सख्त मना। लेकिन अब तो बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। बट जब मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ, उस टाइम पे निकलना बहुत ज्यादा एक गुनाह माना जाता था कि आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आप किसी गैर मर्द के सामने नहीं आ सकते हो। अगर आप आओगी तो आपको ये होगा, कोई शादी नहीं करेगा, आप यहाँ से निकल सकते हो, यानी कि आप इस समाज को छोड़ के जा सकते हो जहाँ पे हम रहते हैं। बहुत सारी चीजें हुई। मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, बहुत मुश्किलों का सामना हुआ। लेकिन इतना जब मुश्किलें बढ़ने लगी, क्योंकि जब 10 फैमिली मेंबर होते हैं ना, तो एक बंदा कमाने वाला बहुत कम पड़ जाता है। यहाँ तक कि घर में एक ऐसा हाल आ चुका था कि आपको खाने का, यानी कि मेरे घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं था, जिसमें मेरे नानी हो, दादी हो, ददियाल, ननियाल, किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। जब उन लोगों ने हेल्प नहीं किया, तब हमारे मन में ये सब आया कि हम उस टाइम पे क्यों बाहर नहीं हमें निकाला गया। जब आप बोलते हो कि आप बुरखे में बाहर नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप लड़कों के सामने नहीं आ सकते, फिर उसके बाद आप खाने को भी नहीं दोगे। तब हमने जाके पापा से बात किया। तब हम इतना सोच नहीं सकते थे सारी चीजों के बारे में। जॉब क्या होता है ये तो पता भी नहीं था कि जॉब वर्ड क्या है और जॉब के अंदर होता क्या है, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर पापा से बात की, पापा ने मना भी किया कि अकेली लड़कियों का रहना शहर में सुना है सही नहीं होता है। लेकिन हमने कहा पापा कोई बात नहीं, आप साथ में होंगे, हम बहनें होंगे तो चलेंगे। हम लोगों ने ये सब सोचा। घर पे बहुत सारी बातें हुई, बहुत बुराइयां भी हुई। मेरे मामा के यहाँ से बहुत सारी बातें आई, अब तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, अब तो लड़कियां तुम्हारी चली गई हाथ से, अब देखना वो कहाँ क्या करके नाक कटाती हैं, ये कटाती हैं। जैसे एक वर्ड होता है, एक छोटे से गांव में लोगों का वर्ड यही होता है ना, नाक कटा देगी और कुछ नहीं करेगी। इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं, वहां पे जाके भी यही करेंगी जो यहाँ कर रही हैं। हमने कुछ नहीं सुना, मेरे पापा ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली आए। दिल्ली में मेरी जो बड़ी बहन थी, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो दिल्ली में वो शिफ्ट हुई थी, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मुश्किल नहीं हुआ यहाँ तक आने में। लेकिन जब दिल्ली आए, दिल्ली मतलब कहते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, पर हमारे लिए वो उस टाइम दिल्ली दिल वालों की नहीं थी, परेशान वाली थी। क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ना पैसा था, ना कपड़ा था, ना समझ थी, कुछ भी नहीं था। एक जोड़ी कपड़े में आए थे, अपनी सिस्टर के यहाँ रहो। मेरी सिस्टर भी कोई इतना बड़ा अमीर नहीं थी, वो भी एक मेरी फैमिली से हैं, एक छोटी फैमिली में इनकी शादी हुई थी। वो भी अपना गुजारा थोड़ा काम करके, थोड़ा इधर आधर घरों में काम करके, या फिर मेरे जैसे जो मेरे जीजा जी हैं वो सिलाई का काम करते हैं, तो वो उसी से उनका घर चल रहा था। अब उससे इतना कपड़ा सिलाने के बाद 100 रुपए 200 रुपए हाथ में आता है। अब 100-200 में इतना लोग कैसे स्ट्रगल करेगा। उसमें हम भी थे, पापा भी थे, मेरी बहन के बच्चा भी था, एक बेटा भी था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब कहते हैं ना कि बहन है तो बहन थोड़ा काम तो आएगी ना, तो उन्होंने हमें रखा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा काम नहीं लगता है, जब तक तुम लोग इस परेशानी से नहीं निकलते हो, आप यहीं रहो, आप यहीं पे खाओ, जैसा होता है हम लोग जितना खाते हैं खाओ। लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम देख रहे थे अपनी आंख से। मेरे जीजा जी जितना पैसा लाते थे, 100-200 लाते थे, उसमें जितना राशन आ गया, एक ही टाइम का खाना बनता था। उसमें भी थोड़ा-थोड़ा खाना पड़ता था, ताकि सब लोग भूखे ना रह जाएँ और सबको पूरा हो जाए। इस तरीके से फिर हमने मेरे जो जीजा जी थे, उन्होंने काफ़ी लोगों से बात किया कि यहाँ पे लड़कियों के लिए जॉब कहाँ मिलेगी?
तो वहाँ पे जो आस-पास के लोग थे, दिल्ली में तो पता उस टाइम नहीं पता था ना कि हर जगह जॉब है, काम हर जगह है, लेकिन नॉलेज नहीं था। तो इस तरीके से मेरे जीजा जी ने काफ़ी कॉन्टैक्ट निकाले। हम लोग इंटरव्यू के लिए भी गए, अच्छे-बुरे लोग भी मिले, अच्छे-बुरे कॉन्टैक्ट भी मिले। ऐसे-ऐसे लोग थे कि मैं क्या बताऊँ एक लड़की के लिए क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं पता था कि च ऐसे बोलते थे हाथ पकड़ना है तो हम हाथ ऐसे दे दिया करते थे क्योंकि नहीं पता था। नहीं पता था कि यहाँ पे क्या चीज़ चलता है क्योंकि जब हमें जॉब ही नहीं पता था क्या होता है, तो हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। अब जब हम सिरसी में रह रहे थे, कोई हमें छूना तो दूर देख भी नहीं सकता था क्योंकि हम बुरखे में रहते थे, हमेशा नकाब में रहते थे। उसके बाद अचानक से इतना चकाचौंध वाले शहर में आ जाना, इतना आसान नहीं होता है। इतना आसान कुछ भी नहीं होता है अपने पापा के सामने। बट बट हेल्प करना था, पापा की हेल्प करना था, फैमिली का। अगर भाई बड़ा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, बट पापा हमें बेटा समझ के रखे। पापा ने जब दिल्ली आए थे तो पापा ने एक वर्ड बोला था कि मेरा बेटे की तरह हो और बेटी की तरह तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, तुम जो कपड़ा पहनना चाहो पहन सकती हो, तुम्हें जीन्स पहनना है, तुम्हें टॉप पहनना है, तुम्हें सूट पहनना है, तुम्हें बिना बुरखे के जाना है, तुम जाओ। क्योंकि जो मेरा पापा मेरा ये वर्ड बोलते हैं कि जो मेरे रिश्तेदार मेरी हेल्प नहीं कर पाए ना, जो मेरी बेटियों ने हेल्प की है। यहाँ आने के बाद ऐसे ही सारी चीज़ें, सारे इंटरव्यू ऐसे हो रहे थे ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक फाइनली जाके एक खुरेजी, जहाँ पे लक्ष्मी नगर के पास खुरेजी में एक ऐसे बॉस मिले जिन्होंने हमें समझा। हम दोनों बहनें गए भूखे प्यासे, क्योंकि कुछ नहीं था उस टाइम पे कि इंटरव्यू देके इतना थक चुके थे कि पैसे न खत्म हो चुके थे। 50 सॉरी नहीं रोना नहीं, रोना आ गया। मैं कंट्रोल करूँगी, सॉरी। 5 दिन हम चलाते थे एक कपड़े को, आते थे उसी को धोते थे, सुखाते थे, फिर सुबह में वही पहन के जाते थे। इस तरीके से हम करते-करते फिर हमने जब हमारी सैलरी मिली, हमें थोड़ा सही लगने लगा। हमारे सर ने भी हेल्प किया काफ़ी, मतलब हमको पैसे भी दिए कि आप एक काम करो, आप इतनी दूर से यहाँ पर आते जॉब करने के लिए, तो आप इससे अच्छा लक्ष्मी नगर में शिफ्ट हो जाओ। आपका किराया बचेगा, जो किराया बचेगा वो आप खाना खा सकते हो, कपड़ा ले सकते हो। फिर हम धीरे-धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो गए लक्ष्मी नगर में। लक्ष्मी नगर में शिफ्ट होते धीरे सैलरी बढ़ी, थोड़ा-सा परेशानियाँ दूर हुई, मेरी फैमिली भी यहाँ पे आ गई थी। फिर हमने मम्मी, बहन-भाई सबको हमने यहाँ बुला लिया था। हम सब ने मिलके, बहनों ने मिलके धीरे-धीरे जॉब किया। जॉब कोई इतना हज़ार का नहीं था, 1500 जॉब लगी थी मेरी, 1500 मेरी बहन की थी। ऐसे ही कर के हम लोग 1500, 1000, 500 में हम लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरी एक जॉब लगी स्किन क्लिनिक में। स्किन क्लिनिक में जब मेरी जॉब लगी, तो वहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मेकअप तो हमें पता भी नहीं था क्या है। जैसे मैंने बोला कि छोटे से गाँव से निकल के मैं यहाँ पर आई हूँ, मेकअप पता भी नहीं था उस टाइम तक क्या होता है। मैंने कपड़े में भी जॉब किया, तब भी कोई मेकअप नहीं लगाते थे। स्किन केयर में जब आई तो वहाँ पे स्किन की मतलब जो लेडीज़ आती थी उनको देखती थी मैं सब कुछ लगाते हुए, तो मैंने वहाँ पे से एक पहली बार मैंने लिपस्टिक वहाँ पे ट्राई की थी, ₹5 की मैं लेकर आई। ₹5 की लिपस्टिक मैं लेके आई कि अच्छा लिपस्टिक लगा के ऐसा लग सकते हैं। वो लिपस्टिक लगा के मेरे को थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ, सब कुछ हुआ। स्किन केयर में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एज़ ए काउंसलिंग मेरी जॉब लगी। काउंसलिंग में यानी मुझे समझाना था स्किन के बारे में, इसके बारे में, तो मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई थी। प्रोडक्ट के बारे में, स्किन की प्रॉब्लम्स क्या-क्या होती हैं, इन सब में मेरे को काफ़ी नॉलेज होने लगा। मैंने सोचा तो था कि मुझे स्किन का काम करना है। अब कैसे करना है वो मुझे देखना था। मैंने कहा इतनी लेडीज़ हैं, मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी लेडीज़ पिगमेंटेशन, झाइयों के लिए परेशान हैं। जो ठीक हो सकती हैं, कुछ चीज़ों से, कुछ दवाइयों से वो ठीक हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं। इस तरीके से मैंने वहाँ से क्विट किया। उसके बाद मैं 8 दिन अपने घर पे रही होंगी, मुश्किल से 8 दिन, क्योंकि सही नहीं था घर पे रहना, जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मुझे मेरे घर के पास ही एक जिम में जॉब मिला। वहाँ पे भी मुझे थोड़ी सैलरी मिलती थी, ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन मैं इसलिए लगी कि हाँ, मेरा काम चलता रहे, मेरे घर का काम चलता रहे और मैं अपने स्किन के बारे में कुछ सोचूँ, कुछ करूँ। तो जिम में मुझे मिले देव, जो आज देवरिस कंपनी के यानी देवरिस के को-फाउंडर हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। स्टार्टिंग में जब वो आए थे, मैं एज़ ए रिसेप्शनिस्ट वहाँ लगी थी। वहाँ पे बहुत लड़के बात करते थे रिसेप्शन पे खड़े होके, मैम कैसे हो, चलना है, कॉफ़ी, चाय, ये सब जैसे चलता है, होता होगा अक्सर लड़कियों के साथ। मेरे साथ भी वही होता था, लेकिन देव एक ऐसा लड़का था, उसने कभी मुझे ये नहीं बोला कि आप चाय, कॉफ़ी पे चल रही हैं। उसने मुझे ये चीज़ बोला कि रूबी, मैं आपको देखता हूँ, आप परेशान ज़्यादा दिखते हो। आपको क्या परेशानी ऐसी है? मैं जब भी देखता हूँ आप अ,
खुलकर नहीं हँस पाते हो, आप दिखावा करते हो हँसी का, कुछ तो है। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सोचा मैं क्यों बताऊँ? कौन है आप जो मैं आपको ये बताऊँगी? मैंने मन में सोचा, ऐसे तो बहुत लड़के आते-जाते रहते हैं, मैं अपनी प्रॉब्लम सबको बताने लगी तो मज़ाक बन जाएगा, लोग मज़ाक बनाएँगे। लेकिन देव मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते-करते 1 वीक गुज़र गया। मैंने उनके अंदर बहुत सारी चीज़ चेंज देखा। फिर मैं इनको देखने लगी, मैंने कहा ये देव लड़का है, क्या मुझे इसको बताना चाहिए? शायद ये मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे बताना सही रहेगा। मन में तो बहुत सारे सवाल आते हैं ना, एक अजनबी जिसे मैं देखा नहीं, जाना नहीं, कहाँ का है, कौन है? तो ऐसे ही मेरी देव से मुलाकात हुई, देव से मैंने फिर डिस्कस किया, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप घबराओ मत, मैं ऐसा-वैसा लड़का नहीं हूँ, आप एक बार ट्रस्ट करके देख सकते हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी घर की बातें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो बराबर में एक चाय कॉफ़ी क्या होता है, बराबर में एक चाय का ठेला बोल सकते हैं। मैं कॉफ़ी मतलब उसमें नहीं गई थी, किसी स्टारबक्स में नहीं गई थी। मैं बराबर में एक ठेले पे बैठी, वहाँ पे चाय पिया। चाय पीते-पीते मैंने इनको सारी चीज़ें डिस्कस किया कि मेरे घर में ऐसे-ऐसे, जैसे मैंने अभी आप सबको स्टोरी बताई, वो सब मैंने उनसे डिस्कस की। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ करना है, स्किन के बारे में। मैंने कहा कि क्या मैं कर सकती हूँ? तो बोले क्यों नहीं? आज की डेट में कौन क्या नहीं कर सकता है, अगर चाहे तो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपकी स्किन तो इतनी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मेरी स्किन पे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हो? तो मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, फंड नहीं है, मतलब पैसा इतना नहीं है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे करना है। मुझे लेडीज़ को ठीक करना है और इसमें मेरा भी खुद का एक मुकाम भी होगा और मैं लोगों को ठीक भी कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी सोच है, ऐसी सोच आपकी है तो मैं जितना होगा आपकी हेल्प करूँगा। फिर इस तरीके से हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया कैसे स्टार्ट करना है, क्या है, लेकिन फंड इकट्ठा तो इन्होंने ही मेरी तरफ मतलब इन्होंने अपने पास से किया, मेरे पास इतना कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सैलरी थी, मुझे घर पे भी देनी थी, खुद पे भी खर्च करनी थी, बस वही था जो था। चाय पी रहे थे, आप समझना, चाय ठेले पे पी रहे थे, तो मैंने सोचा जब ये ठेले पे चाय बेच के इतना कमा सकता है, क्या मैं ठेले पे कुछ करके, कुछ बना के कुछ तो कर सकती हूँ ना? तो इन्हों पहले हँसे, मज़ाक बनाया कि अरे ऐसा तुम्हारी बस की बात नहीं है। फिर मैंने कहा कि देखो बस की बात वाली कुछ नहीं होता है, सब कर सकते हैं, सिर्फ़ करना आना चाहिए, कोई बात नहीं, वो भी तो बाहर, बस इतना फ़र्क है कि ऑफ़िस अंदर होता है, एसी में बैठना होता है, ठेला बाहर धूप में खड़ा होना होता है। मैंने कहा मैं इतना स्ट्रगल करके आई हूँ, मैं तो कर सकती हूँ। तो हमें ₹500 का स्टॉल का एक ₹500 में एक छोटा सब्ज़ी वाला स्टॉल आता है, हमें वो स्टॉल मिला। हमने कहा ₹500 में बेटर, बल्कि हमने उसमें भी बार्गेनिंग की, 450 में हमने वो स्टॉल को कंप्लीट ले लिया। 450 में उसे लेने के बाद उसमें खुद ही घर पे जो-जो ठोका-ठाकी करनी थी उसको ठीक किया, कंप्लीट किया और अब सोचा कि इस पे करना क्या है? ठेला तो ले लिया है ना, चाय खाली बेचनी है, पराठा बनाना है, क्या करना है? फिर हम लोग वहाँ जब ठेला लेने गए थे, वहाँ पे एक लड़का पराठे बेच रहा था। और वो बहुत दूर खड़ा हुआ था, उसके ठेले पे कोई भी नहीं आ रहा था खाने के लिए, वो ऐसे ही खड़ा होता था, चला जाता था। क्योंकि उसके पास कोई अच्छे बर्तन नहीं थे, दिखने में अच्छा नहीं था, वो खुद अच्छा हो ना हो लेकिन उसका ठेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो लोग जाते नहीं थे। फिर हम दोनों गए कि हमने बात किया उससे मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे आप ठेला लगाते हो क्या? कुछ आता नहीं है, कोई बेचते नहीं हो आप किसी को ठेले मतलब पराठा वगैरह नहीं खिलाते हो? कह रहा कोई आता नहीं है मैम जी, कुछ आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ोगे तुम्हें इससे अच्छा बेटर देंगे। हमारी कमाई हो नहीं हो, हम तुम्हें सैलरी तरीके से देंगे। फिर हमने एक छोटा-सा ठेला खड़ा किया, सिर्फ़ पराठे बेचते थे, कुछ भी नहीं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम पराठे बेचते गए। हमें अच्छी इनकम होती रही क्योंकि हमें देवरिस के लिए फंड इकट्ठा करना था, क्योंकि मुझे स्किन का काम करना ही था। ये मेरी ज़िद भी समझिएगा या जो भी समझिए, मुझे काम करना था और मुझे वाक़ई में स्किन ठीक करनी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुद की स्किन पे प्रॉब्लम आने वाली है। मुझे नहीं पता था कि मेरी खुद की स्किन उन्हीं लेडीज़ों के बीच में हो जाएगी जो मैं सबको सही करने के लिए जा रही हूँ। ठेले पे खड़े रहना, 7 बजे से रात तक 1 बज जाता था घर तक ठेला ले जाने में। उस दौरान खाना भी नहीं मिलना ढंग से, पानी की कमी हो गई थी, हॉस्पिटलाइज़ भी हुई। फेस पे मेरा धूप से, क्योंकि पिगमेंटेशन तो धूप से ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होता है, इतना पिगमेंटेशन मेरे फेस पे बढ़ने लगा, तो मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या, मतलब मेरा फेस इतना खराब होता जा रहा है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब होने दो खराब, इसको ठीक भी मैं ही करूँगी। और ठेला लगाना इतना आसान नहीं था और इतना आसान होता, आज की डेट में भी आसान नहीं होता है, लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो लड़की बुरखे में रहती हो, जिसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं हो, जिसे लड़के को देखने तक की इजाज़त नहीं हो, वो ठेला लगाएगी। तो आसान तो आप लोग समझते हो ही नहीं सकता है। पापा ने बोला, पापा को रिश्तेदारों ने भी बोला कि आप, पापा को चढ़ाया गया एक तरीके से कि आप राशन कार्ड से नाम हटा दो,
हटा दो, क्योंकि ये आपकी लड़की बहुत बदनामी कर रही है, एक ठेला चला रही है। हम लोग इतने अच्छे खानदान से, हमारे यहाँ लड़कियां बाहर नहीं निकलती हैं, पढ़ती नहीं, ये नहीं है, और आप अपनी बेटी को ठेला लगवा रहे हैं। अब पापा ही तो है, पापा सोचे कि सही बोल रहे हैं, शादी नहीं होगी कल को, कोई लड़का नहीं देखेगा, कोई और भी बहनों का फ्यूचर है ना मेरे साथ साथ, खाली मेरा अकेले का फ्यूचर तो था नहीं, मेरी और बहनों की शादी नहीं होगी। मेरे पापा भी फिर बोलने लगे कि तुम्हारे चक्कर में दूसरी की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठेले पे खड़ा होना आप समझ सकते हैं, सब तरीके के लोग आते हैं, शराब पीकर भी लड़के आते थे, शराब पीकर मुझे इतना गलत सलत बोलते थे, लेकिन मैं चुप रहती थी। मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पराठे बेचने थे, मैं अगर लड़ाई झगड़ा करूंगी मेरा स्टॉल हटा दिया जाएगा, मेरा सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा, तो हमें कुछ करना नहीं था। सब सुनते थे, सारी चीजें सुनते थे। उसके बाद हमने स्टॉल को अच्छा किया, बड़ा किया, बहुत अच्छे से चलने लगा। इतना फंड हमने इकट्ठा कर लिया कि हम अब अपनी देवरीज कंपनी को खड़ा करने के लिए रेडी थे। लेकिन जैसे मैंने बोला, उस दौरान जब मेरी पिगमेंटेशन हुई, तो मैंने एज केमिस्ट पे जाके एक क्रीम लगाई थी, जैसे मुझे बोला आप ये लगा लो ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा कि पहले मैं लगा लेती हूँ, अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो शायद मैं लड़कियों को बता सकती हूँ कि आप ये भी क्रीम लगा सकते हैं। मैंने लगाई, मेरा स्किन इतना खराब हो चुका था कि मेरा फेस मुझे खुद ही नहीं देखने काबिल बचा था, मतलब कोई भी देखता था मैं फेस ढक के जाने लगी थी, मेरा ऐसा पिगमेंटेशन हो चुका था। फिर तो बस कर लिया कि सोचना है अब स्किन का, तो मुझे देवरीज का स्टार्ट करना ही है, फंड हो चुका है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है। उसके बाद ये सब करने के बाद हमने देवरीज कंपनी को स्टार्ट किया। सबसे पहली क्रीम निकली 790 की, देवरीज की छोटी वाली। वो क्रीम को बेचना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, एकदम से कोई ब्रांड नहीं बन जाता है। उस क्रीम को लेके मेरी फ्रेंड थी, यहाँ दिल्ली में मेरी फ्रेंड बनी थी, उनका कलर सांवला भी था, थोड़ा पिगमेंटेशन भी था उनके फेस पे। तो मैंने कहा कि आप ये लगाइए। उन्होंने मजाक बनाया कि अरे तुम्हारी जैसी क्रीम तो बहुत बिकती है, तुम क्या हो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगी, आप इस क्रीम को लगा के अगर आपकी स्किन ठीक होती है तब आप पैसे भी देना और तब आप लोगों को सजेस्ट करना। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, रूबी अगर मैं ठीक हो जाती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं तुम्हारी क्रीम को खरीदने के लिए। मैंने कहा ठीक है। 15 से 20 दिन उनको लगाते हुआ था, उनका स्किन कलर, मतलब मैंने खुद देखा उनका स्किन कलर इतना चेंज हो गया था। मैंने खुद यकीन नहीं किया कि मेरी क्रीम से आपके फेस इतना अच्छा होने लगा है। मैं भी बोलने लगी, उनको और लेडीज भी बोलने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में उस क्रीम को दिया। उस तरीके से फिर मैं यूट्यूब चैनल जैसे मेरा बना था, फेसबुक बना था, इंस्टाग्राम आईडी मैंने बनाई, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया, वीडियो बनाती रहती थी, छोटी छोटी वीडियो बना के डालती रहती थी लोगों को बताने के लिए कि हाँ मेरी क्रीम लगाओ आप ठीक हो सकते हो। मैं चाहती थी कि मैं विश्वास कैसे दिलाऊं, विश्वास तो क्योंकि वहां इतना प्रोडक्ट बिकता है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, कि विश्वास किस प्रोडक्ट पे किया जाए। मैंने कहा करवाना तो है, वीडियो बनाती रही, सब कुछ हुआ। एक अच्छी वीडियो पे मेरी अच्छे फॉलोवर्स हो गए थे, सब कुछ हो गया था, तो चैनल मेरा यानी इंस्टाग्राम फेसबुक हैक हो गया। एकदम से मैं मतलब शॉक्ड। मेरे इतने सारे कस्टमर जो क्रीम ले रहे हैं, जो मुझसे जुड़े थे, वो खत्म बिल्कुल। बहुत कोशिश की, वो वापस नहीं आया मेरा चैनल, सब कुछ किया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हार क्यों मानूंगी, इतने टाइम से स्ट्रगल करती हुई आ रही हूँ और यहाँ आके हार मान जाऊंगी एक हैक के चक्कर में। मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने फिर से चैनल बनाया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक का, तीनों का फिर से आईडी बनाई, फिर से अपलोडिंग शुरू किया। और आज माशाल्लाह से बहुत सारे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, इतने लोग ठीक हो चुके हैं, उनके कमेंट्स भी हैं, रिव्यूज भी हैं, सब कुछ आज आपको मिलेगा वहां पर। पहले 790 की एक छोटी क्रीम थी, उसके बाद आज मेरे कम से कम 6-7 प्रोडक्ट हैं स्किन के, हेयर के, और आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 7 करोड़ का है। यानी 790 से 7 करोड़ का सफर आप आज मेरी इस वीडियो में देखे होंगे। आसान नहीं होता है। तो आज मेरा जो ऑफिस है, 2 ऑफिस है मेरा बिहार में एंड 4 ऑफिस है दिल्ली के अंदर। जहां मैं स्टॉल लगाती थी, जहां मेरा स्टॉल लगता था, उसी कंपनी में, यानी कि जहां स्टॉल लगता था वहां पे एक कंपनी थी विकास दीप करके, उसी बिल्डिंग में आज हमारे ऑफिस हैं, वो भी 4। तो इसलिए वहां के सब लोग जानते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची हूँ। बस यही सारी चीजें, यही मेरी एक स्टोरी है आप लोगों के सामने। छोटी है लेकिन बहुत परेशानी वाली थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आज सब कुछ है। आज सब कुछ है मेरे पास। मैं पीछे वाली जिंदगी देखती हूँ ना और आज की देखती हूँ, तो मुझे सच में खुद भी विश्वास नहीं होता कभी कभी कि रूबी तुम वही हो
जो एक छोटी सिरसी से निकलने के बाद दिल्ली आई थी, इतना कुछ स्ट्रगल किया था। तो आपके पास अगर पैसे नहीं है तो पैसे कोई बात नहीं, पैसे होते तो फिर तो आप बिजनेसमैन होती ना। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करो जैसे मैंने मेहनत की है। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, घर में नोक झोंक भी होगी, बाहर भी नोक झोंक होगी, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त सब कुछ बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको किसी का नहीं सुनना है, सिर्फ अपना सुनना है कि मुझे कुछ करना है। अगर आपने ठान लिया है आप कुछ करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। भगवान, अल्लाह सब आपकी हेल्प करेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस लाना होगा, आपको कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझना है, बस लग जाना है जिसमें आप माहिर हैं, आपके अंदर हुनर है। सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं बोलना चाहती हूँ जोश टॉक को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मेरी कहानी को रखा, मेरी कहानी को सुना और आज आप सब लोगों के सामने इस कहानी को लेकर आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जोश टॉक वालों को। थैंक यू सो मच। आपने मेरी कहानी सुनी, मेरी कहानी रखी और लोगों तक मेरी